तो कैसे आएगी राइटिंग स्किल्स? मिस्टर अश्विन होनावर जो कि डीमैटिक के साथ पिछले 7 सालों से जुड़े हुए हैं, 28 सालों से ज्यादा का उनका कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहेंगे तो हम उनको इनवाइट करेंगे कंटेंट राइटिंग आपको सिखाने के लिए। हेलो दोस्तों, इस मिनी कंटेंट राइटिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इस कंटेंट राइटिंग कोर्स को पेश किया जा रहा है डीमैटिक डिजिटल ने। आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा मेरे ऐसे आदमी को देख के इस चैनल पे, जहां पर ज्यादातर प्रीतम नगराले जी वीडियो पेश करते हैं अपने अलग अलग मार्केटिंग के तरीके, डिजिटल मार्केटिंग के तरीके से। तो मैं आपको कुछ उसके बारे में कहना चाहूँगा। जब प्रीतम जी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि आप लोग अगर कंटेंट सीखना चाहेंगे तो वो मुझे लाएंगे यहाँ पे, और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। आप लोगों के कमेंट्स आए जिसकी वजह से प्रीतम जी ने मुझे कहा कि अश्विन, आप भी यहाँ पे एक मिनी कोर्स बना के हमारे फॉलोअर्स को दे दीजिए। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको एक कंटेंट का ये कोर्स दे रहा हूँ। मेरी पहचान है, मेरा नाम है अश्विन होनावर। मैं 7 साल से डीमैटिक डिजिटल के साथ जुड़ा हूँ, प्रीतम नगराले जी के साथ जुड़ा हूँ कंटेंट राइटर करके। उसके पहले मेरा तकरीबन 28 साल का एक्सपीरियंस है, जब मैं पत्रकार था भारत में और अलग अलग कंट्रीज़ में, बाहर देश में, विदेश में। दोस्तों, तो ये था छोटा सा मेरा परिचय, और आपको कंटेंट राइटिंग थोड़े से शब्दों में मैं आपको इस मिनी कोर्स के द्वारा सिखाऊंगा। जो भी मेरी मेहनत रहेगी यहाँ पे, वो पूरी तरह से रहेगी कि आप इस कोर्स के बाद आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बनो, आप एक सक्सेसफुल या कामयाब कंटेंट राइटर बनो। और जब आपको ये कोर्स पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो ज़रूर इस वीडियो के बाद, देखने के बाद ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं कि कंटेंट क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो जानते हैं कंटेंट क्या है, लेकिन असल में कोई नहीं जानता कंटेंट क्या है। सच बोलता हूँ, कोई भी नहीं जानता कंटेंट क्या है। सभी को लगता है कि कंटेंट वो चीज़ होती है जो हम वेबसाइट पे पढ़ लेते हैं, एफिलिएट वेबसाइट पे पढ़ लेते हैं, कोई दूसरे वेबसाइट पे पढ़ लेते हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ लेते हैं, या ऐसे कुछ नहीं। दोस्तों, कंटेंट का मतलब बहुत बड़ा होता है, इतना सा ही नहीं। कंटेंट को अगर आपको जानना है तो बहुत सारे बेसिक्स है जो आपको जानने पड़ेंगे। उसी के बाद आप अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। सिर्फ कंटेंट को देखने से, पढ़ने से कोई कंटेंट राइटर नहीं बनता। और मैं यही आपको जो तरीके जो है कंटेंट लिखने के, वो इस छोटे से कोर्स में सिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं कंटेंट का महत्व कितना है इसके बारे में मैं आपको 2 कोट्स जो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत जाने माने व्यक्ति है, उनके जो 2 कोट्स है मैं आपको कहूँगा। पहले हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है एंड्रयू स्टीवंस। उन्होंने कहा है कि कंटेंट जो होता है रिलेशनशिप्स बनाने में फायदे में आता है। कंटेंट बिल्ड्स रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स बिल्ड ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट ड्राइव्स रेवेन्यू। उसका मतलब है कि कंटेंट से आप रिश्ते बना सकते हैं। रिश्ता जो है आपका ट्रस्ट बढ़ा देता है, यानी विश्वास बढ़ा देता है, और यही विश्वास आपको पैसे बनाने में मदद करता है। और दूसरे हैं अविनाश कौशिक, जो गूगल के गुरु है, गूगल में काम करते हैं। वो एक डिजिटल मार्केटिंग के गुरु माना जाता है उनको, डिजिटल मार्केटिंग का प्रचार करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि कंटेंट इज समथिंग विच एड्स वैल्यू टू योर रीडर्स लाइफ। यानी कंटेंट ऐसी चीज़ है जो आपके रीडर के, यानी जो व्यक्ति आपका कंटेंट पढ़ता है, उसके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ दे जाता है, कोई वैल्यूएबल चीज़ दे जाता है, कुछ वैल्यू दे जाता है। तो दोस्तों, जब ये लोगों ने ऐसे कहा है तो आप जान सकते हैं कि कंटेंट का कितना महत्व है आज के डिजिटल वर्ल्ड में। जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग आजकल डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। खास करके कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद 2020 में जब हम सब घर पे बैठे थे, तब कंटेंट का डिमांड बहुत बढ़ता गया। हमारे पास और कुछ नहीं था, या तो टीवी देखना, समाचार देखना, पिक्चरें देखना, घर से काम करना जिनका वर्क फ्रॉम होम था, और वो भी होने के बाद लोग ज़्यादातर कंटेंट पढ़ने लगे। तो 2020 के बाद कंटेंट का डिमांड इतना बढ़ चुका है कि आज की तारीख में डिजिटल वर्ल्ड में आपको जीना है तो आपको कंटेंट आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि कंटेंट का मतलब क्या होता है।
उसके पहले मैं बता दूं आप ये कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। पहले तो आप सीखेंगे कि कंटेंट क्या होता है, दूसरा कि कंटेंट का महत्व क्या होता है, कंटेंट क्यों लिखना चाहिए, कंटेंट का महत्व क्या होता है। आप ऐसी सारी चीजें सीखेंगे। फिर कंटेंट को लिखने में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, फिर भारत में और विदेश में कंटेंट का स्कोप क्या है, क्या ये करियर अच्छा है या ये करियर फालतू है, या करियर इस करियर में घुसने लायक है या नहीं लायक है, कंटेंट कौन लिख सकता है और इसके लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है, इसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होने की ज़रूरत है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। और आखिर में नहीं लेकिन उसके पहले दिखाऊंगा कि कंटेंट राइटिंग के अलग अलग तरीके क्या है, कंटेंट राइटिंग के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट के लिए आप मटेरियल कहाँ से लाएंगे, क्योंकि कंटेंट लिखना है तो हवा से तो आप लिख नहीं सकते, तो इसके लिए कंटेंट का मटेरियल आप कहाँ से लाएंगे, वो सब मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी पूरी कि आप इस कोर्स के बाद आप एक अच्छे कंटेंट राइटर ज़रूर बन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब ये कोर्स को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंटेंट तो आप सोचते रहेंगे कि जो वेबसाइट्स पे है, जो ब्लॉग साइट पे है, अफिलिएट साइट पे है या सोशल मीडिया पे है, वही कंटेंट होता है। नहीं दोस्तों, कंटेंट का मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। जैसे कंटेंट के सिवाय हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता। हमारा दिमाग का एक ही काम है कि कंटेंट का प्रोसेस करना, उससे जानकारी लेना और उसके ऊपर अमल करना। कंटेंट का मतलब है इंफॉर्मेशन या जानकारी, कंटेंट का मतलब है नॉलेज या ज्ञान। और हमें कंटेंट कौन देता है? कंटेंट हमें 24 घंटा हमारे दिमाग को देता है। साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, जिसको इंग्लिश में कहा जाए तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें 24 घंटा कंटेंट हमारे दिमाग को देते रहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 24 घंटा दोस्तों। और 24 घंटे में एक इंसान को इन 5 चीज़ों से 6000 से 7000 ख्याल, हाँ याद रखिए, एक दिन में एक आम इंसान को 6000 से 7000 ख्याल आते हैं। 6000 से 7000 ख्याल आप सोचते रहेंगे। हाँ, तो आप सोचिए कि एक घंटे में एक इंसान को कितना ख्याल आते हैं। तो दोस्तों, ये ख्याल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक सक्सेसफुल, कामयाब कंटेंट राइटर बनना है। तो दोस्तों, कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या है? अभी आप तो जान गए कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट ये होता है कि जो हमें हमारे 5 सेंसेस जो देते हैं। लेकिन ये तो जो हुआ नेचुरल कंटेंट हुआ। इसके अलावा कुछ होता है जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई स्विट्ज़रलैंड की या कश्मीर की, और आपका जी ललचाया कि वहाँ पे जाके आऊँ मैं, तो मैंने आपके दिमाग के ऊपर एक ऐसा असर डाला है कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत महसूस कर दी मैंने। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से आपके दांत बड़े ब्राइट और शाइनी और वाइट बनते हैं, तो मैं आपके दिल में आपके माइंड में एक ज़रूरत पैदा कर रहा हूँ कि इस टूथपेस्ट को यूज़ करो और उससे आपका फ़ायदा होगा। वैसे ही दोस्तों, कंटेंट राइटर्स, ब्लॉगर्स, अफिलिएट मार्केटर्स, कंपनीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो भी है, कंटेंट को यूज़ करते हैं कि दूसरे इंसान के दिमाग पर कुछ इन्फ्लुएंस करे और जो वो चाहते हैं वो करे। तो इसकी वजह से कंटेंट आज की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले से ही कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण था और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंटेंट आपको ईमेल द्वारा भी मिलता है। कंटेंट कम्युनिकेशंस का सबसे बड़ा बेसिस है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से बात करना चाहता है या उसे कुछ संदेश देना चाहता है, कुछ मैसेज देना चाहता है, तो कंटेंट वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसा आप जानते होंगे कि प्राचीन कालीन हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में या इजिप्ट में लोग पत्थर पे लिखते थे, उनकी जो भाषा थी उस टाइम पे, और वो पत्थर एक दूसरे को भेजते थे ताकि उनको वो कंटेंट मिले। आज की तारीख में हम ईमेल के द्वारा कंटेंट भेजते हैं, वीडियोस के द्वारा कंटेंट भेजते हैं, वेबसाइट्स के द्वारा कंटेंट भेजते हैं एक दूसरे के लिए। कंटेंट वो भी होता है जो बिजनेस से बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर यूज़ किया जाता है, बिजनेस कंज्यूमर टू कंज्यूमर यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे डिस्प्ले एड्स हो गए, बैनर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, ये सब जरिए है जिससे कंटेंट आपको दिया जाता है। एक और कंटेंट होता है जो नकारात्मक होता है, जो हानिकारक होता है,
उसके बारे में मैं आपको इस कोर्स में बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों, कंटेंट राइटिंग का मतलब सिर्फ ये है कि हम कुछ लिखकर किसी और के साथ कम्युनिकेट कर रहे, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन या जानकारी दे रहे, या उसके साथ कुछ हमारा ज्ञान बांट रहे हैं, कुछ उसे नॉलेज दे रहे हैं, और इसी नॉलेज से हम दूसरे की सोच बदल सकते हैं, उसके दिल में, उसके माइंड में एक ज़रूरत पैदा कर सकते हैं कि ये चीज़ खरीदो या ये चीज़ करो या ना करो। और उसके लिए कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इस डिजिटल वर्ल्ड में, ब्लॉगिंग की दुनिया में, एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में। तो दोस्तों, कंटेंट राइटिंग सिर्फ बहुत सारे शब्दों में कहना है ना, एक कोई चीज़ लिख के आप अपना ध्यान दे रहे हैं या आप उनकी कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो ये है दोस्तों ब्रॉड मीनिंग ऑफ कंटेंट। हम इंसान को, जैसे मैंने कहा, 6 से 7 हज़ार ख्याल दिन में आते हैं, और इस 6 से 7 हज़ार ख्याल में से ज़्यादातर इंसान नकारात्मक ख्यालों पे विचार करता है, उसके बारे में सोचते बैठता है और सकारात्मक विचारों पे बैठता नहीं है। लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों पे अगर ज़्यादा ध्यान दें तो वो हमें कंटेंट लिखने में बहुत मदद कर सकता है। तो ये हुआ दोस्तों कंटेंट का मतलब, कंटेंट राइटिंग का मतलब। तो दोस्तों, कंटेंट राइटिंग में उतरने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंटेंट राइटिंग की आजकल की दुनिया में स्कोप क्या है। क्या कंटेंट राइटिंग इतना अच्छा है? इज़ इट अ गुड प्रोफेशन? क्या अच्छा प्रोफेशन है? क्या ये अच्छा करियर है? क्या आप इससे पैसे कमा सकते हो या नहीं? दोस्तों, फोर्ब्स जैसे मैगजीन्स ने, कंटेंट राइटिंग इंस्टीट्यूट ने, इन सब लोगों ने रिसर्च और स्टडीज़ के बाद देखा है और कहा है कि 2023 से लेकर आगे की फ्यूचर तक कंटेंट राइटर्स के लिए, कंटेंट राइटर्स का जो प्रोफेशन है उसमें हर साल 18% इंक्रीमेंट होगा, यानी 18% ज़रूरत ज़्यादा बढ़ते जाएगी। इस दुनिया में कंटेंट राइटर्स की कमी होगी, यानी अगर एक अच्छा कंटेंट राइटर हो तो वो उसे बेकार रहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसे अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाएगी। कंटेंट के लिए डिमांड तकरीबन 80% से बढ़ने वाला है, और कंटेंट की प्राइस भी बढ़ने वाली है। ये कौन कह रहा हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो फॉरेन के मैगजीन्स है, फॉरेन के पब्लिशिंग कंपनीज है, और इंडिया के जो कंपनीज है वो भी कह रहे हैं। इंडिया में अगर आप जानते हैं, हम लोग ई कॉमर्स बूम देख रहे हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज है अब ज़्यादातर ऑनलाइन मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग भाषा में भी कंटेंट देना चालू किया है, और ख़ास करके कोविड पैंडेमिक के बाद, इस बला के बाद ज़्यादा से ज़्यादा धंधे ऑनलाइन जा रहे हैं, क्योंकि इस 2020 में देखा गया कि जो बिज़नेस ऑनलाइन नहीं थे, या तो उन्हें बंद करना पड़ा या बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो जैसे जैसे बिजनेसेस ऑनलाइन जाते हैं और जैसे जैसे ई कॉमर्स या ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग इंडिया में बढ़ती है, उसके लिए भी कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत और बढ़ने वाली है। दोस्तों, उसके अलावा और क्या, कंटेंट राइटर्स की सैलरी कितनी होनी चाहिए? देखो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ सीधी सी बात। एसोचैम यानी एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो दिल्ली बेस्ड एक संस्था है, दिल्ली में है, उन्होंने एक सर्वे किया था कुछ साल पहले। तो उसमें से ऐसे पता चला कि जो लोग एमबीए करते हैं, अभी आप जानते हैं कि एमबीए करने में लाखों रुपए लगते हैं, तो जो लोग एमबीए करते हैं उसमें से तकरीबन 93% जो लोग हैं वो बेकार बैठे हुए रहते हैं, और सिर्फ 60% लोग हैं उनको नौकरी मिलती है। और अगर ये 97% में से लोगों को नौकरी भी मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 8 से 10 हज़ार रुपया पगार मिलता है। क्यों? उनके पास वो कला नहीं होती, उनके पास वो स्किल्स नहीं होते। और 60% लोग जो एमबीए जो पास होते हैं और जिनको अच्छी नौकरियां मिलती है, वो ज़्यादातर बहुत ही बड़े बड़े कॉलेजेस के होते हैं, जैसे IIM हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, या जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल जिसको कहा जाता है इंडिया में, उनके ग्रेजुएट्स है। बाकी के 97% तो 8 से 10 हज़ार की सैलरी पर ही उनको बैठना पड़ता है, और उनकी डिग्री का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 15 से 20 हज़ार होगी इंडिया में। आप अगर मेरी बात को झूठ मानते हो तो कोई भी वेबसाइट पे जाके आप खुद का स्टडी करें। Indeed.com है, लिंक्डइन है, या Naukri.com, इस किसी भी वेबसाइट पे जाके आप देखिए, एक कंटेंट राइटर, स्टार्टिंग कंटेंट राइटर की सैलरी 15 से 20 हज़ार होती है। कभी कभी ज़्यादा भी मिल सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा हो, और जैसे जैसे आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी सैलरी भी उतनी ही बढ़ते जाती है। और
मेरी खुद की बात कहूँ तो मैं जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था कोविड-19 के पहले, तो मुझे अपवर्क करके जो वेबसाइट है उसमें मैंने एक छोटा सा प्रोफाइल बनाया था और उसमें मुझे $50 प्रति घंटा मैं चार्ज करता था। अब आज की तारीख में दोस्तों 50 घंटा प्रति डॉलर यानी हो गया 4,500 रुपया एक घंटे का। तो आप सोच सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग में कितना फ़ायदा है। और ये ऐसी कला है कि आपको ऐसी स्किल है कि आप उसे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी ले जाके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपको मिडल ईस्ट जाना हो, यानी दुबई कहीं जाके आपको कंटेंट राइटर बनना है तो वो भी बन सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं भी जाना है, वहाँ पे भी कंटेंट राइटर बनना है तो ये कला आपको वहाँ पे भी काम में ज़रूर आएगी, क्योंकि कंटेंट राइटिंग जो है दुनिया भर एक ही चीज़ होती है, उसमें अलग अलग चीज़ें नहीं होती। तो दोस्तों ये है कंटेंट राइटिंग का स्कोप पूरी दुनिया में। और एक और चीज़, जब 2020 में पैंडेमिक शुरू हुआ था, कोविड-19 चालू था, तब जैसे मैंने बताया कि कंटेंट के लिए डिमांड 26 से 28% बढ़ गया था, क्योंकि लोग घर पे बैठे बैठे कंटेंट ज़्यादा पढ़ रहे थे और उस टाइम पे कंटेंट राइटर्स की डिमांड भी बढ़ रही थी। हालांकि दूसरे नौकरियों में, दूसरे प्रोफेशंस में लोगों की नौकरियां चले गई, लेकिन कंटेंट राइटर्स का उस टाइम पे डिमांड बढ़ गया था। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि चाहे पैंडेमिक हो या चाहे रिसेशन हो, इकोनॉमिक रिसेशन, कंटेंट राइटर्स की महत्व, कंटेंट राइटर्स की इंपॉर्टेंस जो है कभी कम नहीं होने वाली। तो ये एक प्रोफेशन है जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, इसमें कोई रिटायरमेंट एज भी नहीं है। और चाहे आप स्कूल कंप्लीट नहीं किए होंगे, एसएससी भी नहीं किए होंगे, या आप हाउसवाइफ होंगे, या आप कोई सीनियर सिटीजन होंगे रिटायरमेंट होने के बाद, या आप काम करने वाले कोई डॉक्टर या इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वकील भी होंगे, या किस ऑफिस में जाके काम करने वाले व्यक्ति होंगे, आप भी कंटेंट आराम से लिख सकते हैं अगर आप ये जो कोर्स है उसमें से जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो सब बेसिक्स आप सीख जाए और घर पे आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें तो आप भी एक बहुत बेहतरीन कंटेंट राइटर बन सकते हैं दोस्तों। तो स्कोप भी मैंने आपको बता दिया, कौन कंटेंट राइटर बनता है वो भी बता दिया मैंने। दुनिया का हर व्यक्ति कंटेंट राइटर बन सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है और उसे कैसे करना जाता है, कैसे कंटेंट राइटिंग किया जाता है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ इस कोर्स में। तो दोस्तों चलिए अभी मेन बात पे उतर आते हैं, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, जिसके लिए इस कोर्स में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले तो दोस्तों कंटेंट लिखना, यानी जैसे मैं आपको बताया था कि हमारे जो 5 सेंसेस है, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये हमको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देते रहते रोज। चाहे वो खुद का एक्सपीरियंस हो, अगर गर्मी हो तो गर्मी है, लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा चीज़ देख रहा हूँ तो अच्छी चीज़ है। अगर मैं कोई अच्छा खाना खा रहा हूँ और उससे मुझे मज़ा आया तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस हो गया। अगर मैं कोई अच्छा गीत सुनता हूँ तो भी वो मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया। और मैं कोई अच्छी जगह पे जाके टूरिज्म करता हूँ तो वो भी एक मेरा एक्सपीरियंस हो गया। तो दोस्तों सबसे पहला कंटेंट राइटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंस को, अपने खुद के अनुभव को, क्योंकि उससे बढ़कर और कोई कंटेंट नहीं होता। जो हम चीज़ महसूस करते हैं, जो हम चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम आराम से बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा है, दूसरे का शायद अलग हो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं सच में लिख सकता हूँ और अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ। उसके लिए सिर्फ ज़रूरत होती है कि हर एक चीज़ को बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत सही किस्म के लैंग्वेज में, भाषा में लोगों को समझाना। अब कभी कभी ये महसूस कोई चीज़ें हम लोग नहीं खुद महसूस कर पाते, कुछ चीज़ें दूसरे लोगों ने महसूस की है, लेकिन हमें लगता है कि वो चीज़ अच्छी है और शायद हमारे रीडर्स उस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे और कुछ एक्शन लेंगे जिससे हमें फ़ायदा हो, हमारे ब्लॉग को फ़ायदा हो, हमारे एफिलिएट वेबसाइट को फ़ायदा हो। तो ऐसे जगह पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि लोगों का इंटरव्यू लेना चाहिए, क्योंकि वो जब अपने इंटरव्यू में जो चीज़ें आपको बताएंगे, जो चीज़ें आपको उन्होंने जो महसूस की, एक्सपीरियंस किया, वो जो आपको बताएंगे, वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो इंसान है और उनके जो अनुभव है, उनके जो एक्सपीरियंस है, वो भी सच है। तो ऐसे बहुत सारे रीडर्स होंगे आपके
जो उनका एक्सपीरियंस पढ़ के, उनका एक्सपीरियंस सुन के, उनका एक्सपीरियंस देख के वो भी एनकरेजमेंट पाएंगे, वो भी उस चीज़ को करना चाहेंगे, चाहे वो टूथपेस्ट खरीदना हो या चाहे कश्मीर या सिक्किम या स्विट्ज़रलैंड जाके छुट्टी मनाना हो। तो दूसरों का एक्सपीरियंस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका होता है कंटेंट लिखने का। तो दोस्तों तीसरा सबसे अच्छा तरीका क्या है कंटेंट लिखने का, वो है इंटरव्यूज़। मान लीजिए आप स्किन केयर के बारे में लिख रहे हैं या बालों का झड़ना कैसे रुकाना, इसके बारे में आप कंटेंट लिख रहे हैं। अगर हम खुद उसके लिए लिखने जाए तो मुझे तो कोई तजुर्बा नहीं है, मैं तो एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो जाहिर बात है मैं जो लिखूँ लोग तो पढ़ लेंगे, लेकिन लोग सोचते रहेंगे कि क्या ये तरीका सही में चलता है, क्या अश्विन जी कहीं फेक तो नहीं मार रहे जिससे मेरे बाल और भी ज़्यादा गिरने लगे। तो ऐसे जगह पे दोस्तों क्या है कि आप जाके उस एक्सपर्ट का, कोई भी एक्सपर्ट है जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है, या कोई अच्छे नामचीन ब्यूटीशियन को जाके या अच्छे ब्यूटी सलून में जाके, ब्यूटी पार्लर में जाके उन लोगों का इंटरव्यू ले लीजिए। अगर एक डॉक्टर, स्किन डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट बताता है कि आपके बाल झड़ रहे, ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है और रुकाने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं, तो लोग उसे ज़रूर सीरियसली लेंगे। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर के पास क्वालिफिकेशन है। अगर न्यूट्रिशनिस्ट है वो बोल रही है कि आप ये चीज़ें खाने से आप या ये चीज़ें पीने से आपके बाल का झड़ना रुक सकता है, तो वो चीज़ ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और लोग ज़्यादातर लोग आपका कंटेंट पढ़ेंगे क्योंकि उसमें 100% फैक्ट्स होंगे। तो दोस्तों चौथा तरीका क्या है कंटेंट लिखने का? चौथा तरीका ये है कि मैं प्रेस रिलीजेस देख लूँ। प्रेस रिलीज जो कंपनियां देती है, गवर्नमेंट देता है, वो एक कंपनी के दृष्टिकोण से लिखा जाता है, गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से लिखा जाता है, लेकिन हम खुद उसको थोड़ा बहुत इधर उधर बदल कर सकते हैं। लोगों से बात करके हम लोग उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। कोई कोई ऐसा समाचार होता है जैसे फॉर एग्जांपल कुछ गवर्नमेंट ने सुविधा निकाली है या आईएएस के रिजल्ट आए हैं या आईआईटी के रिजल्ट आए हैं, तो हम लोग उस चीज़ की प्रेस रिलीज उतार के उसमें थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से रिसर्च करके हम लोग उसको एक अच्छी तरीके से लिख के कंटेंट बना के लोगों को मदद कर सकते हैं। पांचवा तरीका क्या है कंटेंट लिखने का? वो है प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च यानी कि मैं कुछ चीज़ के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं बहुत सारे वेबसाइट्स को पढ़ता हूँ, बहुत सारे चीज़ों को पढ़ता हूँ और वहाँ से मुझे एक आइडिया आता है कि मैंने क्या लिखना है, मेरा रीडर क्या चाहता है पढ़ना। तो उस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो मैं उस कंटेंट में डालूंगा। लेकिन कभी कभार ये कंटेंट, ये चीज़ आपको संभालनी होती है कि जहाँ से आप रिसर्च कर रहे हैं वो एक अच्छी वेबसाइट हो या कोई अच्छा सोर्स हो। इसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको रिसर्च कहाँ से करना होता है। ज़्यादातर अगर आप रिसर्च करेंगे तो गवर्नमेंट के वेबसाइट से, अगर आपको रिसर्च करना है तो बैंकों के वेबसाइट पे जाइए, इंश्योरेंस कंपनीज के वेबसाइट पे जाइए, कोई अच्छे हॉस्पिटल या हेल्थ केयर के वेबसाइट पे जाइए, कोई बड़ी कंपनी जो होती है उनके वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपरों के वेबसाइट्स, मैगजीन के वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर चाहते हैं तो टीवी चैनल्स के जो वेबसाइट्स है उस पर भी देख सकते हैं। या अगर आपको और ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो आप न्यूज़पेपर्स खुद पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं और न्यूज़ भी सुन सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी कुछ कंटेंट मिल सकता है। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट से भी आपको कंटेंट मिल जाता है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारी आंख और कान खुले रहे ताकि हम उस कंटेंट को खींच ले और उस कंटेंट को लिख पाए। तो दोस्तों देखते हैं फिर हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं लिखना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो दोस्तों 7 सवाल होते हैं इस दुनिया में: हु, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, विच, व्हाई। हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, विच, ये सब जो 7 सवाल होते हैं इसका जवाब हमें देना होता है अपने कंटेंट में। क्यों, कब, कैसे, ये सब जो चीज़ें हिंदी में जैसे बोले जाती है वैसे इन 7 चीज़ों का जवाब आप पहले लिख लीजिए। उसके पहले आपको अपने जो विचार है, आपने जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, मटेरियल जो निकाला है इंटरव्यूज़ के ज़रिए या आपने खुद के एक्सपीरियंस के ज़रिए या रिसर्च के ज़रिए, उसको पहले ऑर्गेनाइज कीजिए।
देखिए कि उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, और फिर ये जो सवाल है हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ, ये सब जो 7 सवाल है उसके हिसाब से आप उसे ऑर्गेनाइज कीजिए। हर एक चीज़ का सवाल का जवाब उसमें आपके कंटेंट में होना चाहिए, तभी वो एक कंटेंट संपूर्ण या कंप्लीट माना जाएगा। अगर कोई भी सवाल का जवाब उस कंटेंट में नहीं हो तो वो इनकम्प्लीट कंटेंट रहेगा। और अगर कोई दूसरा राइटर अगर कंटेंट उतना अच्छा लिखता है और वो सब सवालों का, सभी सवालों का उसने जवाब दिया, तो जाहिर बात है कि लोग उसका कंटेंट, दूसरे राइटर का, दूसरे ब्लॉगर का कंटेंट ज़्यादा पसंद करेंगे। तो जब हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को और अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें पहले देखना है कि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो एक व्यक्ति पढ़ना चाहेगा। मेन चीज़ ये होती है कि एक राइटर ने हमेशा राइटर की तरह नहीं सोचना चाहिए, उसने रीडर की तरह सोचना चाहिए। जो आदमी मेरा कंटेंट पढ़ने जा रहा है उसको क्या चीज़ चाहिए, वो उसको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से अगर मैं सोचूं तो कंटेंट लिखना बहुत आसान होता है। लाओ जू, जो बहुत ही प्रख्यात चाइनीज़ वॉरलॉर्ड था, जिसकी किताबें आज भी बहुत फेमस है, आर्ट ऑफ वॉर, उसमें उसने कहा है कि अगर आपको एक लड़ाई जीतनी है, वॉर जीतना है, तो आपको दुश्मन की तरह सोचना होता है। खैर, रीडर तो आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा कंटेंट राइटर बनना है, अच्छा ब्लॉगर बनना है, अच्छा एफिलिएट मार्केटर बनना है, तो आपको भी रीडर की तरह सोचना होगा, ताकि आप रीडर को जो चाहिए उस हिसाब से आप लिख सकें। दूसरी चीज़ होती है फिर कि आपने बेस्ट कंटेंट लिखने का, वो कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा आपका। इसमें 3 तरीके आते हैं अलग अलग, वो जिसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर सिर्फ मेन जानकारी से चीज़ें नहीं चलती, आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा, उस कंटेंट को इंटरेस्टिंग भी बनाना पड़ेगा, और उस कंटेंट को देखना पड़ेगा कि वो गूगल के जो स्टैंडर्ड्स है उससे मैच हो। अब वो कैसे पता चलेगा? देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश ऐसे हाई फंडा होनी चाहिए कि सामने वाला आदमी इंप्रेस होना चाहिए, सामने वाले आदमी को डिक्शनरी की ज़रूरत लगनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये सोचने का तरीका गलत है, ये कंटेंट लिखने का तरीका भी बहुत गलत है। आप जिस इंग्लिश में कंटेंट लिखते हैं वो बहुत ही सादी और सिंपल होनी चाहिए, जो एक 4वीं या 5वीं स्टैंडर्ड का बच्चा भी समझ पाए। इसमें किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए पढ़ने में, आसानी से कोई भी समझ पाए, चाहे वो 4वीं का बच्चा हो, या चाहे इंजीनियर हो, या चाहे बहुत ही सीनियर कोई रिटायर्ड आदमी हो, सबको समझ में आना चाहिए। उस किस्म की ज़बान में, भाषा में लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गूगल जो है एक लैंग्वेज टेस्ट है जिसको कहते हैं फ्लैश इंग्लिश रीडेबिलिटी टेस्ट। अगर आपका कंटेंट फ्लैश इंग्लिश रीडेबिलिटी टेस्ट के हिसाब से सही है तो गूगल आपका कंटेंट जो है रैंक करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि ये रीडिंग के लिए आसान है। तो दोस्तों, जब हम कंटेंट लिखने बैठते हैं तो हमारे कंटेंट में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो हमारा कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, यानी जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारा थीम है ब्लॉग का, उसके हिसाब से वो रेलेवेंट होने चाहिए उस रीडर को। दूसरा, वो टाइमली होना चाहिए। टाइमली का मतलब, अगर मैं दिवाली के टाइम पे फटाकों के बारे में लिख रहा हूँ, बत्तियों के बारे में लिख रहा हूँ, नए कपड़े कहाँ मिलेंगे, सेल का लगेगी, उसके बारे में लिख रहा हूँ, अमेज़ॉन क्या बेच रहा है दिवाली के टाइम पे, तो वो हो गया टाइमली कंटेंट। और तीसरा होना चाहिए अप टू डेट कंटेंट। जैसे अगर मान लीजिए मैं 2023 में सबसे 10 अमीर लोग जो है इंडिया के, मान लीजिए 30 साल की उम्र से कम 10 सबसे अमीर लोग कौन हैं, तो आज के तारीख में वो अमीर होने चाहिए, वो भी उनकी उम्र 30 के नीचे होने चाहिए। अगर मैं 2008 की लिस्ट ले लूँ तो वो रेलेवेंट, टाइमली और ये नहीं रहा, वो लेटेस्ट नहीं रहा, अप टू डेट नहीं रहा वो। तो इसके लिए बहुत रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, कि आज के तारीख में सबसे 10 अमीर लोग जिनकी उम्र 30 से कम है वो कौन है, ढूंढ के निकालने में ये रिसर्च ही आपको बता सकता है, और ऐसे रिसर्च आपको आराम से मिल जाएगी। तो कंटेंट लिखने का ये एक तरीका हुआ कि आपका कंटेंट जो है टाइमली, रेलेवेंट एंड अप टू डेट होना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, अगर आपका टाइमली और अप टू डेट नहीं है कंटेंट, रेलेवेंट भी नहीं है कंटेंट, तो लोग इसे ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। किसी को भी पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते। अगर आप सिर्फ ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में लिख रहे हो
तो बात अलग है। चौथी एक और चीज़ है दोस्तों जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है कि कभी भी कंटेंट में इंफॉर्मेशन का ओवरलोड, यानी इंफॉर्मेशन इतनी भी नहीं देना कि एक रीडर बोर हो जाके भाग जाए। दोस्तों ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान की जो अटेंशन स्पैन जो होती है वो 7 सेकंड से लेकर 10 सेकंड होती है। तो आपका जो कंटेंट का इंट्रो है उसी में आपको टाइम है 7 से 10 सेकंड में कि वो उसको उस रीडर को पकड़ लेने का। अगर वो 7 से 10 सेकंड के अंदर बोर हो गया या उसे आपने जो लिखा है वो अच्छा पसंद नहीं आया, तो जाहिर बात है कि वो आपका कंटेंट छोड़ के और कोई कंटेंट ढूंढने में लग जाएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सब पॉइंट्स पर ध्यान रखें कंटेंट लिखने के टाइम पर। दोस्तों फिर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे यूज़ ऑफ ट्रांजिशन फ्रेजेस, यानी ट्रांजिशन फ्रेज जो होते हैं वो आप गूगल पे आपको उसके चार्ट्स मिलेंगे। ट्रांजिशन फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं और आपके कंटेंट में कीवर्ड्स होना ज़रूरी है। ये सब का कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे आपको? Ahrefs करके एक टूल है, SEMrush करके जो टूल है, इसमें से आपको कीवर्ड्स की जानकारी आपको मिल सकती है। तो ये सब आपने किया, आपने अपने विचारों को एक ऑर्गेनाइज किया, आपने अपने रिसर्च को ऑर्गेनाइज किया, आपने देखा कि टाइमली क्या है, रेलेवेंट क्या है और अप टू डेट चीज़ें क्या है, वो सब आपने निकाल ली। फिर कंटेंट को मैं कैसे वेरीफाई करूं? अगर मैं रीडर हूं तो मैं कैसे देख लूं कि भाई अश्विन जी ने जो लिखा है क्या वो सच है या झूठ है? उसके लिए दोस्तों हमारे कंटेंट में लिंक्स, हाइपर लिंक्स डालना बहुत ज़रूरी है। और वो भी हाइपर लिंक्स ऐसे होने चाहिए कि बहुत अच्छे सोर्सेज से होने चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया था, गवर्नमेंट के वेबसाइट से, यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट से, बैंक्स हो गए, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, इंसाइक्लोपीडिया हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन हो गए, टीवी चैनल के भी जो वेबसाइट्स है वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, हाइपर लिंक्स दे सकते हैं। यानी अगर मुझे वो क्रॉस चेक करनी है कि इंफॉर्मेशन जो सही है या गलत है, तो मैं वो इंफॉर्मेशन वहाँ जाके ज़रूर चेक कर सकता हूँ। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि बहुत सारे लोग जो है हम लोगों के जैसे, वो विकीपीडिया पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। हम लोगों को लगता है कि कोई भी टॉपिक के बारे में ढूंढना हो तो विकीपीडिया में चले जाओ। हाँ, मानता हूँ विकीपीडिया बहुत अच्छा रिसोर्स है अगर आप देखा जाए तो ऐसा, लेकिन दूसरी ओर से देखा जाए तो विकीपीडिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि विकीपीडिया ओपन सोर्स है, उसे कोई भी एडिट कर सकता है, उसे कोई भी उसमें आर्टिकल डाल सकता है। अब वो कितना सही है कितना झूठ है वो तो मैं या कोई बता नहीं सकता। अगर आप देखेंगे विकीपीडिया पे तो कोई आर्टिकल्स में आपको दिखेगा साइटेशन नीडेड, यानी इस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को वेरीफाई नहीं किया गया है। और दूसरी चीज़ है कि विकीपीडिया में जो लिखा गया है वो ज़्यादातर जो मेरा दृष्टिकोण है उससे लिखा गया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। आप सब जिन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा हो जानते रहेंगे। अब अगर एक इंडियन उस वॉर के बारे में लिख रहा है तो जाहिर बात है कि वो एक इंडियन दृष्टिकोण से लिखेगा। अगर वही वॉर के बारे में अगर एक पाकिस्तानी लिख रहा है विकीपीडिया में तो वो पाकिस्तानी के दृष्टिकोण से लिखेगा, और अगर एक बांग्लादेशी लिख रहा है तो बांग्लादेश के दृष्टिकोण से लिखेगा। और मान लीजिए इन तीनों में से कोई नहीं, लेकिन कोई अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन या रूसी आदमी या चीनी आदमी लिख रहा है तो वो एक अपने ही अलग ही तरीके से इस विकीपीडिया में 1971 के बारे में, वॉर के बारे में आर्टिकल डालेगा। तो इससे क्या होता है कि वो पर्सनल दृष्टिकोण ज़्यादा आ जाता है और इन्फॉर्मेशन कभी कभी गलत भी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों विकीपीडिया से इंफॉर्मेशन ज़रूर लीजिए, लेकिन जब तक आप उसे क्रॉस चेक नहीं करते कोई एनसाइक्लोपीडिया के साथ, न्यूज़ वेबसाइट्स के साथ या कोई भी अच्छा रेलेवेंट वेबसाइट के साथ, तब तक आप यूज़ नहीं कीजिए। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा संभाल के रहिए कि जब आप रिसर्च करते हो तो कोई छोटे मोटे आलतू फालतू ब्लॉग्स से रिसर्च नहीं कीजिए। ब्लॉग्स भी एक बहुत अच्छा तरीका है रिसर्च करने का, लेकिन अगर वो ब्लॉग कोई बहुत ही अच्छे ब्लॉगर ने लिखा हो, जिसकी अथॉरिटी जिसे कहते हैं बहुत ही उस फील्ड में हो। वैसे काफ़ी ब्लॉगर्स हैं, अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छे ब्लॉग्स हैं उनके,
लोग उसे देखते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन अगर आप कोई छोटे मोटे ब्लॉगर्स के वेबसाइट पे गए तो कभी कभार उन्होंने किसी और का मटेरियल लिया हो सकता है, या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है रेलेवेंट नहीं हो सकती है, टाइमली नहीं हो सकती है शायद, या अप टू डेट नहीं हो सकती है। और मान लीजिए उसने कुछ गलती कर बैठा है तो आप भी उसी गलती को आप दोबारा दोहराएंगे अपने कंटेंट में। तो ये चीज़ से थोड़ा आप बच के रहिए। एक और ज़रिया है रिसर्च करने का आपके लिए, अगर आप चाहते हैं तो, वो है यूट्यूब। तो दोस्तों ये हुआ कंटेंट लिखने का तरीका। आप यूट्यूब से भी जानकारी लेके आप कंटेंट लिख सकते हैं। अब कंटेंट के अलग अलग लिखने के अलग अलग पैटर्न्स हैं। मैं आपको इस पैटर्न्स के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कंटेंट लिखने के, 20 तरीके से ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको 3 मेन तरीके आज सिखाऊंगा जो कंटेंट में ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक होता है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। इन्वर्टेड पिरामिड यानी जो त्रिकोण होता है उसको अगर आप उल्टा कर दे तो आप देखेंगे कैसा दिखता है वो। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल क्या होती है? ये स्टाइल जो है ज़्यादातर पत्रकार लोग न्यूज़ देने में, समाचार देने में इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे पहले भाग में आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप अपने रीडर को कहना चाहते हैं वो ऊपर के हिस्से में आ जाएगी। और जैसा जैसा आप नीचे जाते हैं कंटेंट का, उसमें उस ऊपर जो आपने लिखा है उसको सपोर्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो आप देते जाते हैं। और लास्ट में आता है कॉल टू एक्शन, यानी उस चीज़ पर अमल करना या नहीं करना। वो ये किस्म का ब्लॉग जो होता है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है अगर आप इंफॉर्मेटिव आर्टिकल दे रहे हैं तो, जिसमें आप लोगों को सिखा रहे हैं कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। एफिलिएट में ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होता। एफिलिएट में, क्योंकि एफिलिएट में तो हर जगह पे आपको कॉल टू एक्शन देना पड़ता है कि ये चीज़ खरीदो, इसलिए ये चीज़, ये इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल यूज़ नहीं होती। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप देख लीजिए कि कोई भी इंग्लिश अखबार में और कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर में न्यूज़ कैसे प्रेजेंट की गई है। अगर आप देखेंगे तो पहले ही पैराग्राफ में सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं और बाद में जो है जो कम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो लिखी जाती है। दूसरा होता है दोस्तों पिरामिड स्टाइल, यानी जो त्रिकोण की तरह होता है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं त्रिकोण को एक नोक होता है ऊपर, तो ये पिरामिड स्टाइल क्या होता है? पिरामिड स्टाइल होता है थोड़ा उल्टा होता है, जहां पे आप सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे देते जाएंगे। जैसे 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 आप आएंगे वैसे नीचे आप इंफॉर्मेशन, बड़ी इंफॉर्मेशन देते जाएंगे। लेकिन पहला जो नोक होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए रीडर के लिए, यानी उसका ध्यान खींचने के लिए। मैंने मान लीजिए आपको एक कंटेंट दिया जिसमें कहा गया है कि आप कल मरने वाले हैं, आपके मरने के बाद आपकी फैमिली का क्या होगा, क्या आपके बच्चे पढ़ सकेंगे, क्या आपके घर में खाना होगा, क्या आपके बीवी बच्चे जैसे रह रहे थे वैसे रह पाएंगे। तो ये चीज़ें तो आपको डरा देगी, ज़्यादातर लोगों को डरा देगी। मैंने इन शब्दों से आपका ध्यान खींच लिया, लेकिन मैं यहाँ पे मौत के बारे में, मरने के बारे में, डेथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, या मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको कुछ नुकसान पहुँचाने का। मैं सिर्फ लिखने जा रहा हूँ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो मैंने आपका ध्यान खींच लिया कि आप मरने वाले हैं, क्या आप कल मरने वाले हैं, क्या आपके घर में इतना पैसा है कि आपके बच्चे पढ़ सके, आपके बच्चों का क्या हाल होगा, आपकी फैमिली का क्या हाल होगा। तो ये चीज़ें जो है बहुत सेंसिटिव होती है हर चीज़ों, हर इंसान को। तो उसके लिए वो आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा मैं छोटी छोटी चीज़ जैसे लाइफ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कितने रुपए का मिलता है, ये सब चीज़ें बोल के लास्ट में जो है लाइफ इंश्योरेंस कौन सी कंपनियाँ देती है, उसे कहाँ खरीदना है, उसमें आपका क्या फ़ायदा है, नुकसान है, वो लास्ट में देते जाऊँगा। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में, और सबसे बड़े नोक में जो है ऊपर के हिस्से में मैं ऐसी कोई चीज़ जो आपका ध्यान खींच ले। इसे कहा जाता है पिरामिड स्टाइल, जो एक इंसान का ध्यान, अटेंशन खींच लेती है। तीसरा होता है पॉलीगॉन स्टाइल। अब पॉलीगॉन स्टाइल क्या होता है? पॉलीगॉन स्टाइल यानी पॉलीगॉन अगर आप देखते हैं तो एक ऐसा आकार होता है जिसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं।
पॉलीगॉन स्टाइल ज़्यादातर उसको पॉइंटलेस भी यानी शेपलेस भी बोल सकते हैं। पॉलीगॉन स्टाइल ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग में यूज़ होती है। उसमें बस एक अच्छा सा इंट्रो आएगा, उसके बाद में कोई भी चीज़ के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आएगा, मान लीजिए 100 वर्ड्स का या 200 वर्ड का। कॉल टू एक्शन आएगा कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, ये चीज़ खरीदनी है तो यहाँ पे क्लिक करो। वैसे करते करते लास्ट में एक कंक्लूजन होगा। तो इसमें क्या है कि हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस इन्फॉर्मेशन पे एक इंसान अमल करता है तो जाहिर बात है कि हमें कुछ अफिलिएट कमीशन हमारे जेब में आएगा, हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो अफिलिएट में ज़्यादातर पॉलीगॉन स्टाइल यूज़ किया जाता है। फिर दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी जो होते हैं उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स में जाके उसको भी आप इन्वर्टेड पिरामिड में डाल सकते हैं और उसमें भी काफ़ी लोगों को दिलचस्पी होती है। तो दोस्तों ये हुआ लिखने के तरीके। अब चलते हैं देखते हैं आखिर में कि कंटेंट राइटर की जिम्मेदारियां क्या होती है और उसे कौन से कायदे कानून का पालन करना होता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर चीज़ है, मैं बहुत ही सीरियस चीज़ है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप जिम्मेदार हो आपके कंटेंट के लिए। अगर आपका कंटेंट एक व्यक्ति पढ़ता है, उसका फ़ायदा हो या नुकसान हो, फ़ायदा हो तो कोई आपको आके शाबाशी नहीं देगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पे आपका एक कमेंट देगा। लेकिन अगर उसका नुकसान हो तो वो ज़रूर आपको गालियाँ देगा, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, वो आपको कोर्ट ले जा सकता है या आपके ऊपर कोई केस दर्ज कर सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप अपने कंटेंट के लिए ज़िम्मेदार हो, क्योंकि अगर आप अपने कंटेंट से कुछ किसी को नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मेदार आपको ठहराया जाता है। इंडिया में जो है, भारत में प्रेस लॉज नहीं है। बाकी के बहुत सारे कंट्रीज़ में ब्लॉगर्स को, कंटेंट राइटर्स को एक पत्रकार का दर्जा दिया गया है, यानी जो कायदे प्रेस वालों को लगते हैं, पत्रकारों को लगते हैं, वही कायदे ब्लॉगर्स को, एफिलिएट मार्केटर्स को और कंटेंट राइटर्स को लगते हैं। लेकिन इंडिया में साफ साफ प्रेस कायदा अब तक नहीं है। उसकी वजह से पत्रकारों पे आपने पढ़ा रहेगा बहुत बार आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड जो क्रिमिनल्स पे यूज़ किया जाता है, उसमें से चार्जेस लगते हैं। तो इससे बचने के लिए ये याद रखिए कि आपका कंटेंट जो है सच होना चाहिए, इससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, और आपके कंटेंट के लिए हर तरह से आप जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज़ प्लेगियरिज्म यानी किसी और का कंटेंट उठा के उसमें थोड़ा बहुत बदल करके कहना कि मैंने ये लिखा हूँ। ये चीज़ बहुत ही गलत है दोस्तों, क्योंकि अगर वो कुछ गलती कर बैठा है तो आप भी वही गलती कर बैठेंगे। अगर गूगल देखता है कि दोनों का कंटेंट सेम है तो वो जो पुराना कंटेंट जिसका है यानी उसको रैंक कर देगा, आपको इग्नोर कर देगा। और प्लेगियरिज्म एक कानूनी अपराध भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ जो है इंडिया में, वो आने के बाद अगर मैंने कंटेंट लिखा हूँ तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, और अगर कोई उसे चुराता है तो मैं उसके ऊपर केस डाल सकता हूँ, क्रिमिनल केस डाल सकता हूँ पुलिस स्टेशन में जाके, और उससे नुकसान भरपाई मांग सकता हूँ, या उस इंसान को कोर्ट में ले जाने की ये कर सकता हूँ, मैं कार्रवाई कर सकता हूँ। तो दोस्तों कभी भी दूसरे किसी का कंटेंट आप उठाइए नहीं। तीसरी चीज़, हमेशा अपने कंटेंट को अपडेट करते रहिए। यानी आप एक बार कंटेंट लिखे और उसे छोड़ दिए, भूल गए, उससे नहीं चलता। आपने जैसे फॉर एग्जांपल एफिलिएट्स, बहुत बार कंपनीज जो है अपने कोई चीज़ का स्पेसिफिकेशन चेंज कर देती है या प्राइस चेंज कर देती है, ऊपर नीचे कर देती है। तो इसके लिए आपको आपका कंटेंट अपडेट करना ही होगा। और अगर आप ऑर्डिनरी कंटेंट राइटर भी हो, आम कंटेंट राइटर भी हो, तो भी आपको अपना कंटेंट टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहना होगा, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ चेंज होते जाती है। अगर आपको लगे कि कोई भी चीज़ चेंज हो गई है तो फ़ौरन से उसे अपने कंटेंट को खोलिए, उसे अपडेट कीजिए और रीपोस्ट कीजिए। चौथी चीज़ है दोस्तों कि अपने कंटेंट को हमेशा प्रूफ रीड कीजिए। प्रूफ रीडिंग से आपको पता चलेगा कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है और कुछ बाकी के अन्य प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है, या ये सब चीज़ें नहीं है। तो दोस्तों ये रहा मेरा कंडेंस्ड या मिनी कंटेंट राइटिंग कोर्स। चाहता हूँ कि आप सब इस चीज़ों से सीखें
और अगर आपको कुछ सवाल हो तो इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कंटेंट राइटिंग। बाय बाय।